भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री कांता राव जी, मंच पर उपस्थित श्री बालसुब्रमण्यम जी, श्री आला रेड्डी जी, हनुमंत राव जी, सूर्य प्रकाश राव जी, एम भीमराव, ए श्रीधर जी, श्रीकर राव, बालाराम राजू जी, सुरेंद्र रेड्डी जी, के महेंद्र जी, ए सूर्य राव जी, वाई पद्मैया जी, भूमैया जी, आनंद जी, उषा रानी जी, कल्पना जी, शाहजहान जी, के गोपी, शीला रेड्डी जी, विजय कुमार जी, रवि कुमार गौड़, विमल दालिया, रूपेश, हिमावंत, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और यहाँ पर उपस्थित कोकड़पल्ली इस विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को महाराष्ट्र की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र का और तेलंगाना का रिश्ता बहुत पुराना है। तेलंगाना महाराष्ट्र का छोटा भाई है और बहुत पुराना ये रिश्ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस समय हैदराबाद में निज़ाम का राज था, उस समय तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भी निज़ाम का राज था। और 15 अगस्त 1947 को भारत तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन हैदराबाद, तेलंगाना और मराठवाड़ा स्वतंत्र नहीं हुआ था। एक बड़ी लड़ाई छिड़ी, हमारे लोगों ने बलिदान दिया, बड़े पैमाने पर संघर्ष किया और उसके चलते 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद, तेलंगाना और मराठवाड़ा ये मुक्त हुआ और पहली बार भारत का तिरंगा झंडा हैदराबाद में भी लहराता हुआ हमने देखा। दोस्तों, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, 17 सितंबर को महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में हर जिले के मुख्यालय पर हम लोग भारत का तिरंगा फहराते हैं और मराठवाड़ा मुक्ति का दिवस मनाते हैं। हमारे शहीदों को हम नमन करते हैं, हमारे शहीदों को हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए जान दी और हमें स्वतंत्रता दी। ऐसे सभी लोगों को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन हैदराबाद में 17 सितंबर को कोई उत्सव नहीं मनाया जाता, यहाँ पर कोई झंडा नहीं लहराया जाता, यहाँ पर शहीदों को याद नहीं किया जाता। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो लोग अपने शहीदों को भूल जाते हैं, उन्हें वर्तमान तो होता है लेकिन उन्हें भविष्य नहीं होता। शहीदों को भूलने वाले, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को भूलने वाले, इनका कोई भविष्य नहीं होता। और इसलिए मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ, हमारे कांता राव जी चुनकर आएंगे और हमारे इस तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो 17 सितंबर को हम तेलंगाना मुक्ति दिवस भी मनाएंगे और बड़े पैमाने पर हम लोग तिरंगा झंडा फहराकर, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाई, तेलंगाना के लिए बलिदान किया, निजाम के राज से हमारे को मुक्त करने के लिए, अंग्रेजों के राज से हमको मुक्त करने के लिए जिन्होंने अपने प्राण दिए, ऐसे सभी शहीदों को याद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये विश्वास मैं आप सभी को देना चाहता हूं। वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार काम कर रही है, जो सरकार हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ प्रयास करती है। जो पिछड़े हैं, जो दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है,
सभी के लिए, गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। ये काम करने वाली सरकार क्यों है? क्योंकि हमको ये पता है, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, भारत को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान दिया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान ने भारत को लोकतंत्र दिया, डेमोक्रेसी दी, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया। दोस्तों, पहले ये हुआ करता था, जो रानी के पेट से पैदा होता था वही देश का राजा होता था। रानी जिसको जन्म देती थी उसे राजा कहा जाता था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान ने हमको बताया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा जनता के वोट से पैदा होगा। जनता जिसको वोट देगी वही देश का राजा बनेगा, वही प्रदेश में राज करेगा, वही एमएलए बनेगा, वही एमपी बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हमारे अंबेडकर जी के संविधान को भी भूल गई, देश के लोकतंत्र को भी भूल गई। ये पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं, ये पार्टियां केवल परिवारों की पार्टियां हैं, केवल अपने लिए चलने वाली पार्टियां हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी चलती है उस प्रकार से ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, एक परिवार की पार्टियां जो केवल अपना विचार करती है। टीआरएस जैसी पार्टी, केसीआर इसके प्रमुख हैं, उनके बाद केटीआर है, फिर बहन कविता है, फिर उनके भांजे हैं, फिर उनके भतीजे हैं, फिर उनके साले हैं, फिर उनके जवाई हैं। ये ऐसी पार्टियां हैं, ये आम लोगों की पार्टियां नहीं है। अगर टीआरएस में एक सामान्य कार्यकर्ता ये तय कर ले कि मुझे बड़ा होना है, इस पार्टी का प्रमुख होना है, तो उसको भगा दिया जाता है, उसको बताया जाता है बेटा तेरी जगह जमीन पर है, यहाँ पर तो केसीआर का परिवार बैठेगा, बाकी कोई बैठ नहीं सकता। यही परिस्थिति हमको कांग्रेस में भी दिखाई पड़ती है। कांग्रेस भी ऐसी ही पार्टी है। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी, राहुल जी के बाद कौन से जी आने वाले पता नहीं। ये सारे लोग प्राइवेट लिमिटेड पार्टी को चलाते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, कांग्रेस पार्टी में कितना भी बड़ा नेता हो, उस नेता को अगर सपना गिरा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता हूं, तो सीधे जमीन पर फेंक दिया जाता है। वो कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, इसकी पूरी मालकियत ये गांधी परिवार के पास है, आम आदमी के पास इसकी मालकियत नहीं है। यही परिस्थिति टीडीपी की है। अगर टीडीपी आप देखें तो चंद्रा बाबू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसलिए इस देश में एक ही पार्टी ऐसी है जिस पार्टी में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हमारे पार्टी का मुखिया, भाजपा का अध्यक्ष बन सकता है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाली, लोकतंत्र को मानने वाली, जनता के नेताओं को तैयार करने वाली, जनता के सारी चीजों को समझने वाली, लोगों के लिए काम करने वाली, हर गरीब के दुख में सहभागी होने वाली एक ही पार्टी है। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब सोचिए, हम लोग जिनको चुनकर देते हैं, अपेक्षा तो ये होती है कि उन्होंने हमारे लिए काम करना चाहिए। जो वादे कर कर के चुन कर आए, उन वादों को निभाना चाहिए। पर परिस्थिति ऐसी है, इनको जनता के विचार करने की फुर्सत ही कहाँ है। इनको तो अपने परिवार की चिंता है, मेरे बाद बेटे का क्या होगा, फिर बेटी का क्या होगा, फिर जवाई का क्या होगा, मेरी पार्टी किसके हाथ में मैं दूं। ये विचार करते करते इनके 5 साल निकल जाते हैं। ये जनता का विचार नहीं
करते, जनता को दिए हुए वादे नहीं निभाते। पर हमारे मोदी जी देखिए, न कोई घर है, न संसार है, न परिवार है। उनका परिवार तो 125 करोड़ भारत के लोग हैं। उनका परिवार तो 3.5 करोड़ तेलंगाना के हमारे भाई बहन, ये मोदी जी का परिवार है। दिन हो रात हो 24 घंटे मोदी जी अगर किसी का विचार करते हैं तो आपका विचार करते हैं, जनता का विचार करते हैं, गरीबों का विचार करते हैं। और इसलिए अगर तेलंगाना को आगे ले जाना है, भारत को आगे ले जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी होगी। दोस्तों, जब तेलंगाना बना था, बड़े बड़े सपने हमको दिखाई दिए थे। कहा था हर खेत को पानी मिलेगा, हर गरीब को मकान मिलेगा, हर युवा के हाथ को काम मिलेगा, हर महिला को रोजगार मिलेगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, केसीआर ने क्या 4-4.5 सालों में एक भी वादा पूरा किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हर खेत को पानी मिला? क्या हर युवा के हाथ को काम मिला? क्या हर गरीब को मकान मिला? क्या कहा था केसीआर ने? जिस समय हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को घर देने की बात की, तो केसीआर जी ने कहा आपका पैसा नहीं चाहिए, आप तो घर देंगे, मैं डबल बेडरूम का घर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से किसी को डबल बेडरूम का घर मिला? नहीं मिला? मिला? किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। जहां एक और मोदी जी ने गरीबों के लिए दिए हुए पैसे ये तिजोरियों में बंद कर दिए, और दूसरी ओर गरीबों को घर भी नहीं मिला। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। पिछले 2 सालों में गरीबों के लिए महाराष्ट्र में हमने 6 लाख मकान तैयार किए, और अभी 15 दिन पहले शिरडी में आदरणीय मोदी जी के हाथों से एक ही दिन 2 लाख गरीबों को उनके मकान की चाबी देने का काम हमने किया, क्योंकि ये पार्टी गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये गरीबों का दर्द समझने वाली पार्टी है। केवल हम लोग भाषण नहीं करते, सही मायने में गरीबों के लिए काम हम करते हैं। मोदी जी की योजनाएं देखिए। पहले लोग कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ कहते थे, पर गरीबी हटती नहीं थी, गरीबों के लिए कोई काम नहीं करता था। मोदी जी ने गरीबी हटाने के लिए एक योजना लाई। जनधन जैसी योजना, 30 करोड़ परिवार जिन्होंने बैंक का मुंह भी नहीं देखा था, उन 30 करोड़ परिवारों को बैंक का खाता खोलकर सीधा डीबीटी के माध्यम से उनके हिस्से के पैसे उनके बैंक के अकाउंट में देने का काम मोदी जी ने किया। हमारी महिलाएं जो अपने घर में चूल्हा फूंक कर खाना बनाती थी, रसोई पकाती थी, मोदी जी ने कहा हमारी महिलाएं जब एक दिन रसोई फूंकती है, उसको फूंकने से, कोयले से, लकड़ी से उसके पेट में, उसके फेफड़ों में इतना धुआं जाता है मानो किसी व्यक्ति के फेफड़ों में जब वो 300 बीड़ी एक दिन में पी जाए तो जितना धुआं उसके शरीर में जाता है, उतना धुआं हमारी माँ बहनों के शरीर में रोज खाना बनाते बनाते जाता है। रोज वो रोगों से ग्रसित होती है, रोज वो थोड़ा थोड़ा मरती है, और एक दिन हमारी माँ बहनें मर जाती है। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि अब मैं किसी माँ बहन को इस धुएं से मरने नहीं दूंगा। उन्होंने उज्ज्वला जैसी योजना लाई और कहा हर घर में गैस का सिलेंडर, हर घर में रसोई पकेगी तो गैस पर पकेगी, और हर घर में गैस का कनेक्शन देने का काम मोदी जी ने किया। दोस्तों, आज देश में 5 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर देने का काम मोदी जी के माध्यम से हुआ। लेकिन होता तो ये है, इस तेलंगाना के लिए मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, यहाँ की तिजोरी में वो पैसा ऐसा बंद हो जाता है, आम लोगों तक पहुंचता नहीं है, और कभी निकलता भी है तो मोदी जी की सारी योजनाएं केसीआर जी अपने नाम से कह देते हैं, कहते मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया। अरे आपने कुछ भी नहीं किया, जो किया वो मोदी जी ने किया, भाजपा की सरकार ने किया। और इसीलिए अब लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग चाहते हैं बदलाव, लोग एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो जनता के लिए काम करे, अपने परिवार के लिए नहीं। और दोस्तों,
फिर यहाँ एक ही विकल्प है, क्योंकि कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है कि जिस पार्टी ने इस देश का भट्टा बढ़ा दिया, इस देश का सत्यानाश कर दिया, और इसलिए कांग्रेस के साथ, टीडीपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब हमारे पास विकल्प एक ही बचा है, और वो विकल्प बीजेपी है। हम सब लोग जानते हैं, यहाँ तेलंगाना में तो हमने देखा टीआरएस और एमआईएम ये एक ही है। ये दोनों एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन साथ में काम करते हैं, पीछे से हाथ मिलाकर काम करते हैं। दोनों की नीतियां एक है, दोनों साथ साथ लड़ रहे हैं, और इसलिए तेलंगाना की जनता के पास अब एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। अब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ताकि माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से पैसा भेजे तो कोई उसको अटकाए नहीं। तेलंगाना में भी हैदराबाद में बैठी हुई सरकार सीधे तेलंगाना के विकास के लिए ये सारा पैसा इस्तेमाल में लाए, और इसलिए ये परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारे कांता राव जी एक ऐसे उम्मीदवार हैं, पिछले 20 सालों से लगातार जनता के लिए लड़ने वाले। हमारे कोकटपल्ली को क्या चाहिए ये उनको पता है। वो ये मानते हैं कि कोकटपल्ली को काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है, कोकटपल्ली को अपराध करने वाले लोगों की, लैंड ग्रैबिंग करने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है। कोकटपल्ली को लोगों के साथ खड़े रहने वाले लोगों की आवश्यकता है, जिन्होंने ये विधानसभा देखी भी नहीं। ऐसे लोग केवल परिवार के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करते हैं, पर अब जनता उनको वोट देने वाली नहीं है, जनता बीजेपी को वोट देने वाली है। और इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करने के लिए आया हूं। देश बदला है, आज देश में 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 21वां राज्य तेलंगाना बनने जा रहा है। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सभी लोगों के लिए काम हो रहा है, आज देखिए हमको वादा किया था केसीआर जी ने कि इस तेलंगाना के युवाओं के हाथ को काम मिलेगा, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, क्या 2 लाख लोगों को रोजगार मिला? क्या 2 लाख लोगों को नौकरियां मिली? क्या 2 लाख लोगों के हाथ को काम मिला? अरे 10% लोगों के हाथ को भी काम नहीं मिला। जो सरकारी नौकरियां थी उसके ऊपर भी बैन लगा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मात्र 3 महीनों में सरकारी नौकरियों से सारा बैन निकाल देंगे, और 2 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, नौकरियां दी जाएगी, और इसके माध्यम से हमारे युवाओं के हाथ को काम दिया जाएगा। नई नई शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्थाएं दी जाएगी, और एक बड़ा ही आधुनिक इस प्रकार का तेलंगाना तैयार करने का काम हम लोग करेंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है आपको पता है। हमारे तेलंगाना का, पुराने आंध्र प्रदेश का लगातार महाराष्ट्र के साथ पानी के लिए झगड़ा चलता था। उधर भी कांग्रेस की सरकार थी, इधर भी कांग्रेस की सरकार थी, पर दोनों सरकारें तेलंगाना के हित का पानी दे नहीं रही थी। तेलंगाना को पानी से वंचित रखा जा रहा था। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो आदरणीय मोदी जी ने कहा कि आप अपने हिस्से का पानी रखिए और तेलंगाना के हिस्से का पानी तेलंगाना को दीजिए। मैंने तुरंत निर्णय किया और महाराष्ट्र के हिस्से का पानी महाराष्ट्र को और तेलंगाना के हिस्से का पानी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अटका के रखा था, कभी टीडीपी और कांग्रेस झगड़ती थी, कभी इधर भी कांग्रेस उधर भी कांग्रेस, वो भी झगड़ती थी। चंद्राबाबू रहे चाहे वाईएसआर रहे, वो महाराष्ट्र से झगड़ते थे और महाराष्ट्र की कांग्रेस इनसे झगड़ती थी। एक बूंद पानी भी तेलंगाना को नहीं मिलता था। मात्र 3 महीनों में मैंने निर्णय किया और तेलंगाना के हिस्से का पानी तेलंगाना को मिलेगा और महाराष्ट्र के हिस्से का पानी महाराष्ट्र को मिलेगा। ये निर्णय करके तेलंगाना के हिस्से का पानी तेलंगाना को दिया। आज दोस्तों, तेलंगाना के 15 जिलों में इतना पानी जाएगा
कि तेलंगाना के 15 जिले सुजलाम सुफलाम हो गए, यहाँ के किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये इसलिए हो पाया क्योंकि मोदी जी किसी एक प्रांत पर अन्याय नहीं करते। मोदी जी ये मानते हैं महाराष्ट्र भी आगे बढ़े, तेलंगाना भी आगे बढ़े, सारे के सारे राज्य आगे बढ़े तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो जिसके हिस्से का है वो उसको मिलना चाहिए, कोई राजनीति के लिए उसको रोकेगा नहीं। ये जो मोदी जी ने फॉर्मूला तैयार किया, इसके तहत आज तेलंगाना आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, 7 तारीख दूर नहीं है, मात्र 2-3 दिन बचे हुए हैं। परिवर्तन का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जीवन में परिवर्तन करने के लिए बहुत कम बार मौका मिलता है। और आज अगर हम चूक गए तो आने वाली हमारी पीढ़ियां, हमारी संतानें हमको पूछेगी, जब परिवारवादी लोग राज कर रहे थे और आपको मौका मिला था 7 दिसंबर को परिवर्तन करने का, हमारे जीवन में एक नया उजाला लाने का, उस समय आपने परिवर्तन क्यों नहीं किया? आपको शर्म से अपनी मुंडी नीचे डालनी पड़ेगी। आप जवाब नहीं दे पाओगे आने वाली पीढ़ियों को। और इसलिए अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर तेलंगाना तैयार करना है तो आने वाली पीढ़ियों का तेलंगाना केवल मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तैयार कर सकती है। 7 तारीख को मौका चूकिए मत। 7 तारीख को सुबह उठकर वोटिंग के लिए जाइए, कमल का बटन दबाइए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए। हमारे कांता राव जी को पूरे बहुमत के साथ चुनकर दीजिए। मैं विश्वास देता हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांता राव जी मिलकर चेहरा भी बदलेंगे, सीरत भी बदलेंगे, सूरत भी बदलेंगे। हैदराबाद को, कोकटपल्ली को एक नया चेहरा मिलेगा, एक नई सुबह मिलेगी। उसके लिए आप सभी का आशीर्वाद हमारे कांता राव जी को दीजिए। इतना ही कहता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। Let's go!